एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो आज बच्चों हम एंगुलर एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो तो हेडिंग डाल लो, एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, ठीक है ना। हाँ, एंगुलर एसएचएम। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बोब है, ओसिलेट कर रहा है। याद रखना ये बिल्कुल छोटा सा एंगल होता है जिसपे ओसिलेट करता है। देख लो एक बार ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे ओसिलेट करता है। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, मान लो ये लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, ये बोब है, इसका मास एम है। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है। तो ये कहां तक ऑसिलेट करता है, फाइनल एंगल इसका आता है फाई, फाई तक ये ऑसिलेट करता है। समझ में आया। यस, फाई तक ये ऑसिलेट करता है, फाइनल एंगल इसका फाई होता है, मैक्सिमम जो बोलते हैं। तो जैसे कोई पार्टिकल होता है या कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, वो अगर एसएचएम करता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लो वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में करता है, तो हम उसको कहीं ना कहीं बीच में ऑब्जर्व करते हैं, एक्स पे, किसी भी दूरी एक्स पे। समझ में आया। हाँ, और लिख देते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो भी एंगल होता है कोई भी दे देते हैं जहां से उसने स्टार्ट किया होगा। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या प्लस अल्फा, वाट एवर जो आपको देना। यहां पे भी सिमिलरली क्या होगा, मान लो हम किसी भी थीटा एंगल पे ये जब पहुंचेगा वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है प्लस फाई से माइनस फाई के बीच में। ठीक है ना। हाँ, यस, अच्छी बात है। तो जब ये बोब कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचेगा थीटा एंगल पे, याद रखना बच्चों, किस पे, थीटा एंगल पे। ठीक है ना। हाँ, जब ये कहीं ना कहीं थीटा एंगल पे पहुंचेगा, उस इंस्टेंट पे आपको क्या करना है, मान लो ये थीटा पे पहुंच गया, ये थीटा पे पहुंच गया, इस इंस्टेंट पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिमिलरली दिस। अगर ये मानूं मैं तो ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स, और ये मेरा हो जाएगा ए, है ना। हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल थीटा, है ना। तो मैं लिख दूंगा एल थीटा, और ए की वैल्यू क्या होगी, एल फाई। अरे आपको भी पता है ना ये ऐसे होता है, ये थीटा है, ये आर है, तो एल की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, या मैं बोलूं इसको आर्क, आर्क इज बेसिकली थीटा इंटू आर। तो यहां पे भी लिख देंगे दिस आर्क इज बेसिकली एल इंटू थीटा, और यहां पे एल इंटू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ में आ गया। यस, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो।
कर लोगे ना, है ना बच्चों? थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, यस। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ये आपका एंगुलर एसएचएम कहा जाएगा। अब हम निकालेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आएगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है, डी थीटा बाई डी टी, फाइव को फाइव लिख दोगे, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का क्या आएगा? कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ओमेगा टी का क्या आएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आप लिख दोगे यहां पे डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू फाइव इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा, दैट इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया बच्चों? अब उसके बाद में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, तो आ जाओ, वो भी करेंगे। जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आएगी तो मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो आएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, फाइव इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा का क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा। सोल्व करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फाइव इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ में आया? इसको आप लिख दोगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फाइव, ओमेगा को कॉमन ले लो आप, ओमेगा को कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर, फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का क्या आएगा? थीटा के बराबर। समझ में आया? यस। इसको आगे फर्दर लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल एंगुलर एसएचएम, ऑफ जनरल या जनरल जनरल एंगुलर एसएचएम। समझ में आया सभी को बच्चों? यहां तक समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ, शाबाश। अरे ये तो वही है ना, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, वहां पे जो कुछ था यहाँ पे एंगुलर में आ गया, जो लीनियर में था वहां पे। ओके, अब आगे चलते हैं सभी, आ जाओ। अब लिखो टॉपिक ऑफ लिखो रेस्टोरिंग फोर्स, लिखो रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, ध्यान से देखना, अच्छी समझना है सभी ने। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। एसएचएम में बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, आपको पता था इससे पहले जब स्प्रिंग का केस था तो आप लोग क्या करते थे? आप बोलते थे जो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स लगता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो लगेगा टॉर्क लगता है। एंगुलर एसएचएम में क्या लगता है? टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं उसका। उसका क्या होता है? जल्दी बताओ। अरे वापस घूम के वहीं पे आ जाता है, तो उसका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है उसका?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? हाँ, तो आप बोलोगे टॉर्क, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या लगेगा? रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? रेस्टोरिंग टॉर्क। जहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे टॉर्क लगता है रेस्टोरिंग, जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो आप यहां पे लिखोगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ठीक है? यस बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे F इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं K इंटू एक्स, इक्वेट कर देते हैं। सिमिलरली यहां पे करते हैं टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा, ऐसे पुट करके इक्वेट कर देते हैं। समझ में आया? आया क्या सभी को? जल्दी बताओ, शाबाश। आ रहा है समझ में? यस बिल्कुल भाई, अच्छी बात। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब बच्चों टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे फोर्स होता है, यहां पे हम इसको किससे कंपेयर करते थे? m इंटू ए से, इसको टू माइनस के एक्स, और फिर a निकाल देते के बाय माइनस के बाय m इंटू एक्स, है ना? यही करते थे ना। और फिर इसको कंपेयर कर देते थे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते थे। ऐसे ही बच्चों जो टॉर्क होता है वो होता है आई अल्फा। जैसे यहाँ पे फोर्स होता है m इंटू ए, तो वो टॉर्क होता है आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशन में तुम जरूर पढ़ोगे, इसके बाद जस्ट आपका रोटेशन चलेगा। ठीक है? तो किसी बच्चे को कुछ घबराना नहीं है कि सर पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पे मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, आर दूरी की रस्सी बंधी हुई है, और ये मास है पार्टिकल का m, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा m इंटू आर स्क्वायर। समझ में? सिमिलरली टॉर्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो इसके अबाउट होगा जिसके अबाउट ये इस पॉइंट के अबाउट। समझ में आया? हाँ, इंटू अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको बोल देते हैं दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो हम बोल देंगे दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? यस। तो सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? हाँ, अब ध्यान से देखना सभी, और अच्छे से समझना। टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा होता है। टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा होता है हमारे पास, है ना? यस। ऐसे ही हम बोल देंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। दोनों को कंपेयर कर दो, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या आएगा? आई अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी के बाय आई इंटू थीटा। इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर कर दोगे तो क्या लिखोगे कि ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अरे हाँ कि ना? आप लिखोगे अल्फा इज बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पे देखो ना तुम, यहां पे अल्फा की वैल्यू तो निकाली थी, ये अल्फा ही तो था एंगुलर एक्सेलरेशन। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर है ना? यस। तो अब आप इससे कंपेयर करो, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन एक्स से कंपेयर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय आई। समझ में आया?
यस, तो टाइम पीरियड क्या आएगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा। यहां से आप निकाल लोगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, निकाल लोगे ना बच्चों, जल्दी बताओ। किसी को समझ में नहीं आया फिर से लिख रहा हूं। कंपेयर, ध्यान से देखना, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन एक्स, और ध्यान से देखना है सभी ने, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन एक्स। समझ में आया? ओके, बात करते हैं। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन एक्स को कंपेयर करना है सभी ने और अच्छे से समझना है। तो आप बोलोगे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √k/i एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास किसकी वैल्यू और आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू और आ जाएगी। समझ में आया? अरे आया क्या? अरे आया क्या? बिल्कुल, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, है ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चों, मान लो हमारे पास बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। आपने पहले भी देखा था जब हमने सर्कुलर पढ़ा था, याद हो तो, है ना? ध्यान है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय dt। याद है ना? ओके, अब बच्चों आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक मान लो ये पेंडुलम, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कि ये 2 थीटा तक चला जाता है। कहां तक? 2 थीटा तक। कहां तक चला जाता है बताओ, शाबाश। 2 थीटा तक। और t इक्वल्स टू 0 पे जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये यहां से गया और आ रहा था, यहां पे ऑब्जर्व किया t इक्वल्स टू 0 पे। तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा, ये 1 डिग्री एंगल है, याद रखना, यहां से यहां तक था 1 डिग्री, और यहां पे 2 डिग्री है। ठीक है, पार्टिकल अब ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहां पे भी 2 थीटा, सॉरी 2 डिग्री। समझ में आया? आया क्या? यस। आपसे कोई बोल दे फाइन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो मैं सीधा वही करवाऊंगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है और ये क्या है, 1 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेसिकली मैक्सिमम जो एंगल आएगा वो 1 डिग्री का है, सॉरी 2 डिग्री का है। तो वो r के बराबर होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसकी रेडियस के बराबर। पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो उसने कितना एंगल ट्रेस किया, π/2। फिर वहां से यहां पे आया, कुछ एंगल ट्रेस किया उसने, कितना देखते हैं बच्चों। अगर ये r है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 डिग्री, और जो प्रोजेक्शन होता है वो ये 1 डिग्री, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, 1 डिग्री। तो आप लिख दोगे इसको थीटा, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो आप लिख दोगे एक्स। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या आएगी थीटा की, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू
साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पे π/6। इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6। समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6। ठीक है ना? यस, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये π/6 आ गया तो ये π/3 आ जाएगा और ये π/2 आ जाएगा, है ना? तो आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखोगे तो आप लिखोगे, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है यहां पे, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली पुट कर रहे हैं हम लोग। अरे थीटा अगर स्मॉल होता है तो इक्वल टू थीटा इन रेडियन के बराबर होता है। थीटा इन डिग्री अगर स्मॉल होता है तो रेडियन के बराबर होता है, और जब ये होता है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं थीटा इक्वल टू फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब फाई क्या है आपका? फाई है आपका 2 डिग्री। इनिशियली आपको निकालना है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्या आएगा? π/2 प्लस π/3। क्या आएगा जल्दी बताओ? π/2 प्लस π/3 क्या आएगा? 5π/6। कर लोगे ना? ये जनरल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम आ गई। कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? अरे कर सकते हो ना? बताओ शाबाश, जल्दी बताओ शाबाश, कर सकते हो या नहीं? अरे बताओ, कर लोगे ना? ठीक है, ओके। अब इसके बाद में बच्चों क्या आता है मैं बताता हूं आपको। इसके बाद में देखते हैं, आ जाओ। इसके बाद में अगर आपसे टाइम पीरियड के बारे में पूछे या कुछ और पूछे तो वो चीजें भी आप लोग निकाल लोगे, इससे पहले मैंने आपको करवाया हुआ है। अच्छी बात। अब देखो, अब बच्चों आता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, उसको भी थोड़ा डील करते हैं। ठीक है ना? आ जाओ बच्चों, हमारे पास मान लो एक पेंडुलम है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है, जिसकी लेंथ LM मास M है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, यहां से इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर चला जाता है, इधर आता है। समझ में आया? यस, ये एंगल आपका हो गया थीटा। नीचे आप पे लगेगा mg। क्या लगेगा? mg। समझ में आया ना? यस। इधर क्या लगेगा? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये लगेगा इधर mg कोस थीटा। इधर क्या लगेगा? mg साइन थीटा। समझ में आया? यस। तो जब आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क कई वजह से निकलेगी। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, बेसिकली नेट टॉर्क आप निकालोगे तो वो लगेगी जो भी फोर्सेस लग रही हैं इस पे यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो टेंशन लगेगी और एक mg लगेगा। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन प्लस टॉर्क ड्यू टू mg, जब ये किसी भी एंगल थीटा पे होगा, उस टाइम की बात कर रहा हूं, चाहे आगे किधर भी जा रहा हो, पर किसी भी एंगल थीटा पे होगा तब बात कर रहा हूं। तो बच्चों बेसिकली टॉर्क क्या होता है, मैं आपके पास आज एक लेक्चर भेजूंगा केवल टॉर्क का। ठीक है, आपके पास आज मैं एक लेक्चर भेजूंगा केवल टॉर्क का। समझ में आया? यस। तो वो शायद या तो मैं अपलोड कर दूंगा
कोशिश करूंगा मैं उसको अपलोड ही कर दूं, ठीक है, या फिर वैसे वो पूरे लेक्चर में आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं या टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, टेंशन एंड एमजी। टॉर्क बेसिकली होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो mg तो बच्चों जो टेंशन है वो तो इसके थ्रू ही पास कर गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 आ गया। समझ में आया? और कुछ ना समझ में आया तो आप देखो यहां से r ये हो गया, r तो ये होगा हमारा इस पॉइंट के लिए, वो टेंशन इधर लग रही है तो एंगल हो गया 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू आती है 0, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन तो 0 हो जाएगी। अब बचेगा टॉर्क ड्यू टू mg। mg ये लग रहा है, r ये, थीटा ये, थीटा ये, तो आप लिख दोगे टॉर्क ड्यू टू इज बेसिकली mg इंटू r की वैल्यू l के बराबर, एंगल क्या है mg और r के बीच में साइन थीटा, थीटा एंगल है ना, तो टॉर्क ड्यू नेट टॉर्क क्या आ जाएगा mg इंटू l इंटू साइन थीटा। अगर आप देखोगे तो ये इसको एक डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है, जितना ये इधर जाएगा उतना थीटा बढ़ेगा। अरे पेंडुलम जितना ऊपर की साइड जाएगा उतना थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी, और टॉर्क किधर रोटेट करवा रही है आप सोचो जब पेंडुलम को आप छोड़ते हो यूं करके तो अपने आप इधर आ जाता है ना, तो किसकी वजह से आता है रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। रेस्टोरिंग टॉर्क बोल देता है वापिस आ जा, है ना। तो जब पेंडुलम ऐसे होता है आप उसको ऐसे छोड़ते हो, रेस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ऐसे ले आता है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे टॉर्क इज नेगेटिव ऑफ थीटा, या मैं बोलूंगा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप लिखोगे नेट टॉर्क इज बेसिकली mgl थीटा। बट मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टॉर्क है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। टॉर्क की डायरेक्शन ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये है, तो यहां पे माइनस लगा दोगे, तो टॉर्क नेट इज टू माइनस mgl थीटा, है ना। यस, अब जानते हो आप एज वी नो टॉर्क इज टू आई अल्फा भी होता है ना। यस, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का या इस बॉब का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर, समझ में आया, इनटू अल्फा। दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन दिस और इक्वेशन दिस, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी mgl थीटा अपॉन ml स्क्वायर, l से एक l कट गया, एक m से एक m कट गया, हमारे पास आ गया अल्फा इज टू माइनस जी बाय एल थीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस, अगर इसको कंपेयर करो आप, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, समझ में आया। इसके साथ कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी बाय एल, अरे पहले देखा था ना इक्वेशन एक्स, दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, इसकी टाइम पीरियड की। समझ गए या नहीं समझे? अरे समझे ना, तो t इज टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यस, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, मोज लेना है भाई, कैलकुलेट कर लेना और मोज लेना, अच्छी बात है। तो यहाँ पे t आ जाएगा आपका 2 पाई
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपसे कोई अब डायग्राम बनवाए, बोले ग्राफ बनाओ टी और अंडर रूट एल का, टाइम पीरियड का और अंडर रूट एल का, तो आप बोल दोगे अंडर रूट एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो टी और अंडर रूट एल का कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना। फिर बोले ग्राफ बनाओ, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट आ जाएगा। अरे इसको पूरे को लिखोगे तो ये y इज टू mx आ जाएगा ना, तो ये तो y हो गया आपका। ये तो y हो गया आपका, ये x हो गया, बाकी सब m है, वो कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्लोप क्या है, m इज टू क्या है 2 पाई बाय अंडर रूट जी, ये m है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो दूसरी बात बताता हूं मैं, बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। आपसे बोलेगा बताओ ग्राफ टी और एल के बीच का, टी वर्सेस एल, तो जब आप टी वर्सेस एल निकालोगे तो इधर स्क्वायर करोगे तब जाके यहाँ पे एल आएगा, है ना। और आपको पता है, आपने पहले भी ग्राफ देखे हुए हैं, y इज टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। तो यहां पे ये वही हो गया। अरे यहाँ पे किसके अबाउट आएगा सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्रिक किसके अबाउट आया था, जिसके स्क्वायर नहीं था उसके अबाउट सिमेट्रिक आया था, मतलब y के अबाउट। यहाँ पे किसके स्क्वायर नहीं, l, तो ये l के अबाउट सिमेट्रिक आएगा, तो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, t वर्सेस l का। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ शाबाश। अरे समझ में आ रहा है क्या? बताओ बच्चों। यस, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं आया? भाई टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, टाइम पीरियड नहीं हो सकता ना, तो इधर की साइड नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो आप पुट कर सकते हो, ग्राफ में वैल्यूज पुट करोगे आ भी जाएगी वैल्यूज, बट प्रैक्टिकली टाइम नेगेटिव होता ही नहीं। तो टी वर्सेस एल का ग्राफ ऐसा आता है टी वर्सेस एल का ग्राफ ऐसा आता है बच्चों, ठीक है। अरे ठीक है ना, समझ में आया सभी को? यस, एक बार और ज्वाइन करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में क्लास खत्म कर देंगे। एक बार आ जाओ दोबारा से, उसको डिस्कस करते हैं। चाट मसाला पण टाकू, मला खूप आवडतो। ऋतुजा, हिमाक्षी, दोनों बहनें हो गया तुम लोग, है भाई, दोनों बहन हो गया तुम। ऋतुजा और हिमाक्षी दोनों बहनें हो गया तुम। अच्छा, और दोनों सेम क्लास में? सगी बहनें हो? अच्छा, कजन। अच्छा अच्छा, मैं सोचा यार ये जबरदस्त है। तो वो ले लेंगे बेटा, है भाई, वो ले लेंगे क्लासेस, अच्छी बात है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे पढ़ो, क्या दिक्कत है ना। समझ में आया? हर्ष, है भाई, शायद बाहर का लड़का है कोई।
ये फेक अर्श है, नकली है, नकली है भाई, ये नकली है। कोई नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको अच्छा लगे बेटा उससे पढ़ने के लिए बोलो आप, ठीक है, इंस्टीट्यूट को। नहीं फिर भी, अरे नकली तो है पर बात तो अच्छी है ना, बात तो अच्छी बोल के गया ना, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ो, है ना। अब ध्यान से देखना सभी, चलो आ जाओ, शाबाश, कोई नहीं, ध्यान से देखना सभी अच्छे से। एक PYQ है ये, झूठ बोल के गया है। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं फिर भी एक बार ये होना चाहिए ना, क्लियर हो जाए बच्चों को, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ो बेटा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरा तो क्या है, अपन तो कहीं पे भी जाके बंसी बजा लेंगे, है ना। ओके देखो आ जाओ, मान लो आपके पास पेंडुलम है और ये पानी का भरा हुआ, ये बोब है, गोला है, स्फेरिकल, ये पानी का भरा हुआ है और आपने यहां से इसको लीक कर दिया बॉटम से, ठीक है, समझ में आया, लीक कर दिया बॉटम से इसको आपने। तो बच्चों पहले तो ये भरा हुआ था कंप्लीट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जल्दी बताओ, क्या इसके सेंटर पे होगा, होगा या नहीं होगा, है ना, यस। अब आपने इसको लीक कर दिया तो कांस्टेंट रेट से पानी बाहर निकलने लग गया, समझ में आया। अब पेंडुलम है तो टाइम पीरियड होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, समझ में आया, और पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और फिर कांस्टेंट होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी बताओ। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या बच्चों, अरे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या, अरे मतलब तुम्हें जहां पे मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है, जहां पे लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है। बेटा मोक्सदा एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा या कुछ एरर आ गया होगा, एक बार दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, है ना। ओके तो बच्चों देखो, इसमें पानी था, स्फेयर में पानी भरा हुआ था, पानी कांस्टेंट रेट से लीक करने लग गया और पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आपसे पूछा गया बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी ने बताना है, शाबाश, ट्राई करो। पूजा दराड़े, गुड बेटा। देखो एक बार ध्यान से, थोड़ा मैं बताता हूं आपको, जैसे इसमें पानी लीक आउट होगा तो पानी का लेवल घटेगा, पानी का लेवल घटेगा तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इनिशियली एल बढ़ रहा है, ठीक है, यस, एल बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, फिर क्या हुआ, जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट वैकेंट हो गया, वैकेंट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा, होलो स्फीयर का कहां पे आ जाता है, उसके सेंटर पे वापिस, है ना, तो वापिस एल की वैल्यू एकदम झटके से क्या हो गई, एल हो गई, अरे समझ में आ रहा है, अरे डिक्रीज हो गई ना बच्चों, समझ पा रहे हो मेरी बात, एल की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जब एल की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा भाई, मास कम होता चला जाएगा जो वोटर का है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, फिर जब बिल्कुल वैकेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा होलोस्फीयर का, तो एल कांस्टेंट हो जाएगी, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूं और अच्छे से बताऊंगा, लो टेंशन मत लो। बेटा मान लो पहले स्फीयर में से वाटर लीक कर रहा था, स्फीयर में अब इतना पानी आ गया, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करेगा ना इतने पानी का, तो एल बढ़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहां से यहां शिफ्ट कर गया तो एल बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जब ये कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगा, या मैं बोलूं जब वोटर का मास मास ऑफ वोटर और मास ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा, जब उसके बाद में जब वोटर का मास डिक्रीज करेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की साइड शिफ्ट करने लग जाएगा, क्योंकि हैवियर बॉडी की तरफ जाता है सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट करता है ना, तो इनिशियली जब मास ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मास ऑफ स्फीयर होगा, तो सेंटर ऑफ मास वाटर की तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स वाटर के सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करेगा। जब मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर हो जाएगा, उसके बाद में मास ऑफ वाटर लेस देन होने लगेगा मास ऑफ स्फीयर से, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर मास बॉडी की तरफ शिफ्ट करता है, तो अब शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की तरफ, तो डिक्रीज करने लगेगा। एल क्या लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों, आ रहा है? जब कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा, है ना? तो पहले एल इंक्रीज हुआ तो टाइम पे इंक्रीज, एल डिक्रीज हुआ टाइम पे डिक्रीज, एल कांस्टेंट टाइम पीरियड कांस्टेंट। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना किसी को नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि बोब के सेंटर ऑफ मास से और जहां पे बोब अटैच है उस पॉइंट के बीच की दूरी होती है एल, ठीक है? और याद रखना मास के घटने या बढ़ने से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला देखो एल पे डिपेंड करता है ना कि एम पे, है ना? 5 किलो का पेंडुलम और 2 किलो का 5 किलो का बोब और 2 किलो का बोब, अगर दोनों का एल सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी सेम रहेगा। 5 किलो का बोब, आई रिपीट, और 2 किलो का बोब, अगर दोनों का एल सेम है, रस्सी की लेंथ सेम है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? आया कुछ समझ में? रिफत बेटा समझ में आया? रिफत समझ में आ रहा है? बताओ शाबाश। रिफत अरे बोलो। भाई बोल ही नहीं रहे, उसका नेटवर्क ज्यादा वीक है लगता है, बीच बीच में आती रहती है, बीच बीच में चल जाती है। चलो कोई नहीं है बच्चों, अब आता है, ध्यान से देखना, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम उसको बोलते हैं जो तुम्हारी घड़ी में लगा होता है, सेकंड पेंडुलम। उसमें जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो यहां से यहां पे जाता है एक्सट्रीम पे, फिर यहां से यहां पे आता है तो 1 सेकंड लगाता है, फिर यहां से यहां पे जाता है और फिर यहां से यहां पे आता है तो 1 सेकंड लगाता है। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसको 2 सेकंड लगते हैं, मतलब उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 2 सेकंड। आपसे बोल देगा क्वेश्चन में ए सेकंड पेंडुलम
ए सेकेंड पेंडुलम हैव टाइम 2 सेकेंड, वो सबको पता है होती है। फाइंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, फाइंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। अज्यूम जी की वैल्यू पाई स्क्वायर, उसने वर्चुअल वैल्यू ली है कुछ भी, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर, और आपसे बोल दिया अब बताओ एल की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 पाई। वैल्यू मेरे को निकालनी है, मेरे को पता नहीं है, जी की वैल्यू उन्होंने पाई स्क्वायर बोला है, ठीक है, ये वर्चुअल वैल्यू है कोई, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, अर्थ सरफेस पे इतनी जी की वैल्यू नहीं होती। स्क्वायर कर लो, 2 से 2 काट दो, स्क्वायर कर लो, पाई स्क्वायर एल बाय पाई स्क्वायर, कट गया, एल की वैल्यू 1 मीटर आ गई। तो आपसे बोले एक सेकंड पेंडुलम है वो एसएचएम कर रहा है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। पेपर में चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हुआ है, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, फिर भी ठीक है ना। हाँ, यस, बिल्कुल कर लोगे ना, फिर ऐसे सोल्व कर लेना। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो तुम्हारे घरों में घड़ी होती है वो पेंडुलम होता है, तो मेटल का बना हुआ होता है। गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। दीप्ति बेटा ध्यान से देखो, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार फिर से क्वेश्चन। सेकंड पेंडुलम उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये बात ध्यान रख लेना दिमाग में। उसने जी की वैल्यू आपको दे दी कोई ऐसे ही उठा के अपनी मर्जी से, उसके कोरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू निकालनी है आपको, पुट करके सोल्व करके निकाल दोगे, निकाल दोगे ना, बताओ। यस, आगे चलते हैं बच्चों। तुम्हारे जो तुमने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम देखा होगा, चलो आज तो फिर इतना ही रहने देते हैं, तो थोड़ा वो मजेदार बात थी और तो कुछ नहीं। तुमने थर्मल एक्सपेंशन नाम सुना है क्या? चलो कोई नहीं, फिर कल ही बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। ओके, बाय सभी को, बाय एवरीवन।